Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shauran. From today onward, we'll start a new chapter of 11th class that is cell cycle and division. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसी का पार्ट है. सेल डिवाइड कैसे होती है और इस चैप्टर का जो रिलेशन है फर्दर और चैप्टर्स के साथ भी है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या प्लांट किंगडम हो. इस चैप्टर से मतलब ये चैप्टर आपका बेस तैयार करेगा और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक सिंगल सेल, कोई भी एक सेल है वो कैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक छोटी सी एक माइक्रोस्कोपिक सेल है दैट इज जाइगोट. ये कैसे एक लार्ज ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहा है. कैसे बनेगा बेटा? जब इस सेल के अंदर ग्रोथ होगी, इस सिंगल सेल में ग्रोथ होगी और डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी और डिवीजन होगी. इस डिवीजन को एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन लिखता है. क्या लिखता है? रिप्रोडक्शन, दैट इज डिवीजन. कि एक सेल है जब वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करती है और ऐसे ही पहले अपना साइज इंक्रीज कर रही है, फिर डिवीजन कर रही है और बहुत सारी सेल की फॉर्मेशन कर रही है. कि एक सेल है वो डिवाइड होने से पहले वो अपना साइज इंक्रीज करेगी और उसके बाद क्या है वो डिवाइड करेगी और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी, इसका मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और उसके बाद डिवीजन हो रही है. तो एक सेल में जितने भी चेंज आए, जितने भी बदलाव आए, वो चेंज कैसे हैं? वो एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं और वो कोऑर्डिनेटेड चेंजेस हैं. कैसे चेंजेस हैं? कोऑर्डिनेटेड चेंजेस हैं. हम कह रहे हैं कि एक सेल जो है वो अपनी ग्रोथ कर रही है. ग्रोथ यहाँ पे दो तरह की होगी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. कि एक सेल जो है जब वो अपनी ग्रोथ करेगी तो वो जो ग्रोथ मतलब वो चेंज करेगी अपने आप को, तो वो चेंजेस हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे और वो चेंजेस कोऑर्डिनेटेड होंगे. तो यहाँ पर जो चेंज जो हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसी होगी बेटा? या तो होगी या तो नहीं होगी. जो हमारा साइटोप्लाज्म है सेल का, उसमें ग्रोथ होगी और जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी ग्रोथ होगी. मतलब पहले उसका साइटोप्लाज्म जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जो साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और जो जेनेटिक मटेरियल की जो ग्रोथ है, मतलब हम कहेंगे कि वो अपना नंबर डबल कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट में होगा, एक पर्टिकुलर फेज होगी, एक पर्टिकुलर इवेंट होगा जब जाके कोई भी सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगी, उसको डबल करेगी. लेकिन अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के चेंजेस की, साइटोप्लाज्म के ग्रोथ की, तो वो कैसे हैं बेटा? कंटिन्यूअस हैं. कैसे हैं? कंटिन्यूअस. तो हमने ये जो सीक्वेंस, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, चेंजेस, ये सब जो पढ़ रहे हैं हम इनको एक नाम देते हैं दैट इज सेल साइकिल. क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल. कि कोई भी सेल जब अपनी ग्रोथ करेगी, जब अपने आप को डेवलप करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, तो उसका साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में जितनी उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, उसका न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये सारे चेंजेस को हमने नाम दिया सेल साइकिल. क्या नाम दिया हमने? सेल साइकिल. अच्छा, ये जो चेंजेस होंगे इनको कंट्रोल किया जाएगा. ठीक है, इनका जेनेटिक कंट्रोल रहता है, जीन्स जो हैं इनको कंट्रोल करेंगी. ऐसे नहीं कि कोई भी सेल कभी भी डिवाइड कर लेगी. कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ जीन्स होंगी जो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करती हैं. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि सेल साइकिल मतलब एक सेल जब डिवाइड होगी, अपने आप की डिवीजन करेगी, तो सबसे पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. उन चेंजेस में साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा और ये सारे चेंजेस, ये सारे इवेंट्स सेल साइकिल कहलाते हैं. देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि भाई ये 10 दिन के बाद तुम्हारी एज इतनी हो जाएगी या फिर तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस होंगे. हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उन
चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वैसे ही सेल साइकिल में जो चेंज हो रहे हैं उनको हम एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या कर दिया, उसके फेजेस बना दिए। तो उन फेजेस को पढ़ेंगे। जब उससे पहले एक और क्वेश्चन था कि बेटा जब सेल साइकिल की बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर फेजेस हैं ये आपके सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाए जाएंगे। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन तो होता है, ये सारे चेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक फेज नहीं होगी। तो ये जैसे हम जो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल ग्रोथ पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, वो बच्चे प्रोकैरियोट्स में नजर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेल साइकिल का मतलब वो चेंज हो रहे हैं, वो फेजेस हैं, वो किस में होती है। तो अगर 3 प्रोकैरियोट्स हैं ऑप्शन में, एक यूकैरियोट है, तो आप किसके साथ जाएंगे, आप यूकैरियोट के साथ जाएंगे। अगर देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इस डिवीजन का, इस चेंज का हमने क्या कर दिया, हमने ना इसका एक पर्टिकुलर फैशन, एक सीक्वेंस बना लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल साइकिल और डिवीजन क्या हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है, एक डायरेक्शन में हो रही है। तो हमने इसके 2 फेजेस बना लिए। फर्स्ट इज इंटरफेज, सेकेंड इज एम फेज। और एम के अंदर यूजुअली मेनली जो है माइटोसिस होगी। यूजुअली क्या होगी, माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन होगी। मतलब ये वाली जो फेज है, इंटरफेज जिसको हमने बोला है, इसके अंदर जितने भी चेंजेस होने हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। और ये चेंजेस होने के बाद, सेल की ग्रोथ होने के बाद, उसका साइटोप्लाज्म, उसका जेनेटिक मटेरियल जब ग्रो कर जाएगा, उसके बाद ये जो सेल है एंटर करेगी एम फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम एक सेल की बात करेंगे और उस सेल को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज एम फेज एंड आई फेज। दिस इज योर एम फेज। यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुई, यहाँ पे डिवीजन खत्म हुई, और ये जो पूरी फेज है ये हमने इसको बोल दिया आई फेज, दैट इज इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होगी, जब एक सेल की डिवीजन खत्म होती है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन जो है वो एंड हो रही है, और इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका जो नेक्स्ट डिवीजन है सेल की वो स्टार्ट हो रही है। तो हमने पढ़ा कि ये एक डायरेक्शन में होती है। सो ए जहां पर पहली डिवीजन खत्म हुई, बी जहां पर पहली डिवीजन जो सेकेंड डिवीजन है वो स्टार्ट हुई, और इसके बीच की जितनी भी चेंजेस हैं, फेजेस हैं, वो आपकी कहलाएंगी आई फेज। क्या कहलाएंगी, आई फेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल इन कल्चर, हालांकि हम ह्यूमन सेल्स को कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सेल होती है हीला सेल। एक लेडी थी, उनके सर्विकल कैंसर की एक सेल है हीला सेल, जो कि इमॉर्टल है, जो पिछले 50 सालों से हम मतलब इसको कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं और लैब में इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक ह्यूमन सेल जो है कुल मिला के 24 आवर्स लेती है अपनी डिवीजन के लिए, अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो उस 24 में से बेटा 23 आवर्स आई फेज के होते हैं, ठीक है, और 1 आवर जो है वो आपका एम फेज का होता है। तो हम बोलेंगे कि 95%, अगर हम टाइम का परसेंट की बात करेंगे तो 95% आई फेज में होगा और 5% क्या है, एम फेज में होगा। कौन सी फेज में होगा, एम फेज। मतलब अगर 100% की बात करेंगे तो 95% तो आई फेज ले लेगा और 5% में आपकी एम फेज हो जाएगी। नाउ हम इस इंटरफेस को भी, क्योंकि डिवाइड करने, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ का मतलब ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर डबल करना पड़ेगा। मतलब उसको बंटवारा करना है, तो बंटवारा करने से पहले उसके पास हर एक जो सामान है वो उसको दोगुना करेगा, ताकि जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी उन डॉटर सेल्स में वो उन ऑर्गेनेलीज को, प्रोटीन्स को और एंजाइम्स प्लस जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आई फेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज G1, then it's S and G2.
G1, S और G2 ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं आई फेज। क्या बनाते हैं, आई फेज। ठीक है, तो आपके टोटल 4 फेजेस हो गए। कौन कौन से, फर्स्ट इज G1, देन S, देन G2, देन M फेज। एक डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटेड मैनर है। मतलब अगर जीवन के अंदर जो भी प्रोसेसेस होने हैं वो नहीं होंगे तो आगे सेल जो है वो एस फेज में एंटर नहीं करेगी। तो सबसे पहले जीवन में, मतलब कोई भी सेल जब जीवन में एंटर करेगी तो उसको अपने पूरे प्रोसेसेस को कंप्लीट करना होगा। सो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, इंटरफेज जो कि 95% फॉर्म करता है, एम फेज जो कि 5%। ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन सेल की, तो 24 में से जो 23 घंटे हैं वो आई फेज में लगेंगे और 1 घंटे में आपकी एम फेज कंप्लीट हो जाएगी। इंटरफेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2, दैट इज गैप 1 और ग्रोथ 1। गैप 1 और ग्रोथ 1, S for the synthetic phase and G2 that is gap 2 or we can call it growth 2। अब हम इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 24 आवर का ही कंसेप्ट लेके चलेंगे, 1 घंटा हमने यहाँ पे इसका लगा दिया है, तो इट यूजुअली टेक, ठीक है, यहाँ पर जो होगा 8 to 12 आवर्स। कितना, 8 to 12 आवर्स। कुल मिला के 33 to 50% जो टाइम है वो आपका जीवन में हो गया। देन S विल टेक 6 to 8 आवर्स। कितने लेगा, 6 to 8 आवर्स। एंड 3 to 4 आवर्स G2 को कंप्लीट होने में लग जाएंगे। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जीवन सबसे, देखो 8 से 12 सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंजेस वेरिएबल है, मोस्ट वेरिएबल। क्या है ये, मोस्ट वेरिएबल। क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो जीवन 8 से 12, S 6 से 8 और G2 3 से 4। किसके अकॉर्डिंग, 24 आवर के जो कंसेप्ट है ह्यूमन सेल का है कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग। और 1 आवर किस में हो गया बेटा आपका, एम फेज में। अच्छा, माइटोसिस है, मियोसिस है, वो सेल के ऊपर कौन किस तरह की सेल है उस पर डिपेंड करेगा। सोमैटिक है, जर्म है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिडक्शनल डिवीजन करनी है या फिर इक्वेशनल डिवीजन करनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपका एम माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। ठीक है, सो पहला क्या है, गैप 1 दैट इज ग्रोथ, देन S सिंथेटिक, G2 दैट इज गैप 2 और ग्रोथ 2। अब हम उन चेंजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, हम उन चेंजेस को पढ़ेंगे जो इन सेल्स में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैप 1, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, कि जो साइटोप्लाज्म है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। साथ में कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड ऑल दैट, वो अपना नंबर डबल कर लेंगी। उसके बाद एक पॉइंट है जहां पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन उस आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा जीवन में भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन मतलब एंजाइम, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड दीज एंजाइम्स विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन के कारण प्रोटीन्स बनेंगे, उन प्रोटीन से एंजाइम्स बनेंगी, उन एंजाइम्स को हम सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यूज करेंगे। समझ में आया। अब हम इसकी बात करेंगे, व्हाई इट इज मोस्ट वेरिएबल। अच्छा, एक आप बोलोगे कि मैम आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, इनके बारे में क्यों नहीं बोला, मतलब क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्लास्टिड्स, तो ये इसमें डिवाइड नहीं होते, ये अपना नंबर इसमें डबल नहीं करते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इनके पास अपना डीएनए है। ये किस में डिवाइड करेंगे, ये आगे बात करेंगे। तो भाई बोल रहे हैं कि क्यों है मोस्ट वेरिएबल, बिकॉज जीवन इकलौती ऐसी फेज है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है
अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर बोले तो फूड, न्यूट्रिशन, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, तो जीवन को इंतज़ार करना पड़ेगा न्यूट्रिशन का, और उस न्यूट्रिशन से ये अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा अलोंग विद इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल तो हैं ही हैं, इंटरनल फैक्टर्स तो हैं ही हैं, लेकिन जीवन में एक्सटर्नल फैक्टर भी है, मतलब फूड भी, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं होगा। चलो इसी के साथ एक और चीज़ इसी में हम ऐड कर लेते हैं कि अगर जीवन पूरा हो गया या नहीं हुआ तो जीवन के बाद क्या होगा। देखो, अगर जीवन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे 3 केसेस होंगे। एक सेल जीवन में एंटर करती है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं, सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो ये क्या करेगी, नाउ इट विल एंटर इनटू एस फेज। किस में एंटर कर जाएगी बेटा, एस फेज में। अब आप लोगों ने ना सुना होगा परमानेंट सेल के बारे में, जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। परमानेंट सेल कौन सी होती हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, डिफरेंशिएट कर जाती हैं। तो अगर एक सेल है उसको परमानेंट बनना है तो वो जीवन के बाद फर्दर डिवीजन नहीं करेगी, जीवन में एंटर होने के बाद अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करने के बाद शांत हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है जिससे नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, G0 और क्यूशेंट फेज, G0 और क्यूशेंट फेज। क्या होगा इसमें, अगर फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए का जो सीक्वेंस है चेंज हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिल पाता है, तो जीवन क्या करेगी, नाउ इट विल एंटर इनटू G0 फेज। किस में एंटर हो जाएगी, G0 फेज में हो जाएगी। तो यूजुअली कब होगा, ये जीवन के बाद होगा, और ये क्वेश्चन यही था कि G0 फेज होती कब है, एम फेज के बाद होगी, जीवन के बाद होगी, एस के बाद होगी, G2 के बाद। तो बेटा इसमें याद रखना है कि फर्स्ट सेल जीवन में एंटर करती है, अगर जीवन में कुछ परेशानियां रह जाती हैं तो वो G0 दैट इज क्यूशेंट फेज में एंटर कर जाएगी, और जैसे ही जो सर्कमस्टांसेस हैं उस सेल के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस का मतलब फैक्टर्स उसको मिल जाते हैं, वो डिवाइड करने लायक हो जाती है, तो वो वापस क्या आ जाएगी, आपकी एस फेज में एंटर कर जाएगी। तो 3 कंडीशंस होगी, या तो क्यूशेंट फेज में एंटर कर जाएगी, या एस में करेगी, या फिर वो परमानेंट हो जाएगी। Now we'll move to the synthetic phase, that is S phase. S phase में क्या होगा, S phase के अंदर आपका DNA रेप्लिकेट करेगा, that is DNA की रेप्लिकेशन होगी। DNA रेप्लिकेशन किसकी मदद से होगा, DNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है उसकी मदद से होगा। अब इतना बड़ा डीएनए है, एक सेल के अंदर एंटर मतलब रह नहीं सकता, जो अराउंड 2.2 मीटर का लेंथ हो जाती है डीएनए की, इसका मतलब उसे हमें पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैक करने के लिए हमें चाहिए हिस्टोन प्रोटीन। क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, आपकी एस फेज में होगी। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कि एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बोल रही हूँ एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं, स्पिंडल फाइबर्स प्लांट में नहीं बनते हैं। तो एनिमल सेल में स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल्स, और यही सेंट्रियोल अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 सेंट्रियोल क्या कहलाते हैं, सेंट्रोजोम। क्या कहलाते हैं, सेंट्रोजोम। तो आपका जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोजोम है, उसका नंबर भी कहाँ पर डबल होगा, एस फेज में। कहाँ पर होगा, एस फेज में। और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से एमसीक्यू बन सकता है। नाउ द सेल विल एंटर इनटू गैप 2 दैट इज ग्रोथ 2। सेम बेटा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि अब सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवाइड करने के लिए। अब सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, डिवाइड करना है, मतलब जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं, जितनी भी तैयारियां होती हैं, वो होंगी आपकी G2 में। किस में होंगी, G2 में। मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवाइड करने के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी, अलोंग विद स्पिंडल फाइबर्स की, मतलब स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम माइटोसिस मियोसिस करेंगे तब बताती हूँ। इन स्पिंडल फाइबर्स के लिए एक पर्टिकुलर
हमें प्रोटीन चाहिए, एंड दैट प्रोटीन इज, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, वो प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन। कौन सा है? ट्यूब्यूलिन। तो उस ट्यूब्यूलिन की फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगी? आपकी G2 फेज में होगी। ठीक है, क्या बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, G1 में भी होगी, G2 में भी होगी, दोनों। फिर ट्यूब्यूलिन की फॉर्मेशन होगी एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने आप को डबल कर लेगा। क्लोरोप्लास्ट की जगह प्लास्टिड्स लिख देते हैं, तीनों प्लास्टिड्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा, ट्यूब्यूलिन बनेगा, हिस्टोन कहाँ बनेगा? एस फेज में। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स कहाँ डबल होंगे? G2 में। सेंट्रियोल कहाँ डबल होगा? S में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज अपना नंबर कहाँ डबल कर रही हैं? G1 में। मोस्ट वेरिएबल फेज कौन सी है? G1। सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा लॉन्गर पीरियड किसका, मतलब किसमें लग रहा है? दैट इज G1। G1 के बाद G0, अगर पूरा फैक्टर्स नहीं मिला है सेल को। G2 ओनली इंटरनल फैक्टर्स, S ओनली इंटरनल फैक्टर्स, G1 एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फैक्टर्स। अच्छा, एक और चीज, शायद ये समझ में आ गया होगा और इससे बाहर कोई MCQ आएगा भी नहीं। NCERT कहती है कि जो इंटरफेज है ना, वो रेस्टिंग फेज है। कैसा फेज है? रेस्टिंग। क्यों बोला ऐसा? कितना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, और फिर भी क्या बोला? आई फेज को रेस्टिंग फेज। क्यों? क्योंकि एम फेज है ना, बड़ी एक्टिव होती है। ठीक है, एम फेज एज कंपेयर, हालांकि लंबा टाइम है आई फेज का, 95% टाइम, लेकिन फिर भी एम फेज कहीं ज्यादा एक्टिव होती है आई फेज से, इसीलिए आई फेज को बोला गया है रेस्टिंग फेज। चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर एस फेज के बारे में यूं पूछा जाए कि भाई यहां पर क्या ये जो फेज है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्या कहोगे? हाँ कि ना? ऑब्वियसली हाँ। क्यों भाई? एंजाइम है, ये रहा हमारा डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम है, इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, और उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अमाउंट एंड प्लॉइडी ऑफ द सेल, जो हर एक चैप्टर में, मतलब जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में चैप्टर्स के नाम बताए थे, चाहे प्लांट किंगडम है, चाहे जो रिप्रो है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब में ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।